गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट लेक्चर आज होगा ऑर्गेनम। ठीक है। एक्चुअली रूटीन यही है। हमारा यूजुअल रूटीन रूटीन यही है। फर्स्ट लेक्चर होम्योपैथिक सब्जेक्ट, सेकंड लेक्चर अलाइड सब्जेक्ट। ओके, गुड इवनिंग अंकिता। एंड जो भी कैंडिडेट्स जिनका कोर्स एक्टिव नहीं हुआ है ऐप के अंदर, आज हो जाएगा। कल बहुत ज़्यादा ऐड करना था मॉर्निंग वाले बैच में, तो एक दिन में 10 से ज़्यादा ऐड नहीं हो पाता है। तो सुबह शाम करके हुआ, फिर भी आज हो जाएगा बाकी बचे हुए लोगों का। एक ही बार में हो जाता है, लेकिन अलग अलग करके करने से फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, आज रक्षा आपका स्पेलिंग सही है, आपके नाम का स्पेलिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। आप सभी को पता है। आइए, रिवीजन में हम आपसे पूछेंगे। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, एफोरिज्म नंबर बताइए। वेरी गुड। दिस इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। They act all the time and under all circumstances. बताइए, इट इज एप्लीकेबल टू मेडिसिन और डिजीज। नंबर ऑफ एफोरिज्म नहीं पूछा जा रहा है, आप बताइए। दिस इज एप्लीकेबल टू, दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल एंड करेक्ट फॉर मेडिसिन और डिजीज। वेरी गुड, दिस इज फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट। Hahnemann called inimical force. Hahnemann called it inimical force. What is it? What is it? Hahnemann called inimical force. It was disease. And is mentioned in which aphorism? In which aphorism it is mentioned that disease is called as inimical force by Hahnemann? This is 31. Very good. Correct answer. Vital force can overcome the medicinal disease after curing the natural disease. By why? Why? What vital force help overcome the medicinal disease after curing the natural disease? Why? वाइटल फोर्स कैसे मेडिसिनल डिजीज को, जो रिमेनिंग मेडिसिनल डिजीज है, उसको ओवरकम कर लेता है? कैसे? ये वाई में आंसर है। वाई।
एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको बताना होगा, सोच के बताना होगा। वाइटल फोर्स, नहीं, वाइटल फोर्स मेडिसिनल डिजीज को कैसे ओवरकम कर लेता है? वो नेचुरल डिजीज को ओवरकम नहीं कर पाए। इंटेंसिटी ऑफ आर्टिफिशियल मेडिसिन डिक्रीज विथ टाइम, व्हाई? Why does intensity of artificial medicine decrease with time? Why? Because medicine disease is weaker intensity. क्यों? मेडिसिनल डिजीज का इंटेंसिटी वीकर होता है नेचुरल से। हाँ, अब ठीक है, अब आप लोग लगभग, हाँ, वेरी गुड, अब आप लोग सही बता रहे हैं। बिकॉज वी डिसकंटिन्यू द मेडिसिन, वी वी मेक द मेडिसिनल डिजीज वीकर, है ना? कैसे करते हैं? बाय लोअरिंग द डोज, because regulation of dose is in our control, because regulation of dose is in our control। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि आप बताइए, ड्रग प्रूविंग कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं? मैंने पहले बोला है कि आप सभी को टिप ऑफ टंग कर लेना है, पूरा ऑर्गेनिज्म का जो समरी है उसको टिप ऑफ टंग कर लेना है। 105 to 145, वेरी गुड। ओके, ये हो गया ड्रग प्रूविंग। अदर अप्रोचेस कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? वेरी गुड सारा, चलिए। अदर अप्रोचेस, अदर थेराप्यूटिक अप्रोचेस, 286 टू, वेरी गुड। अभी से अगर आप एकदम टिप ऑफ टंग कर लेंगे ना, तो लास्ट तक जाते जाते ये सब इतना इजी हो जाएगा। करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? वेरी गुड, ये भी सही है। तो फिर 264 to 271 तक क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन, बहुत अच्छा है। प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन। ओके, लास्ट दो क्वेश्चन मेरे पास और है। नेचुरल क्योर पॉसिबल है, यस और नो? नेचुरल क्योर, क्या नेचर भी क्योर कर सकता है? डेटा याद नहीं हो पाता है, डेटा याद नहीं पता, मीन्स ये आपको, ये नंबर नहीं याद हो पाता, ये बोल रहे हैं ना? ये नंबर आपको नहीं याद रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रोज तो हम आपको रिवीजन करवा करवा के आपको याद हम करवा देंगे। हम रिवीजन करवा करवा के याद करवा देंगे, हो जाएगा याद। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि ये नंबर हो गया, ईयर हो गया, डेट हो गया, ये याद नहीं होता है, लेकिन हम याद करवाएंगे आप। तो चलिए, एमएमपी का बताइए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। मैट्रिया मेडिका प्यूरा का ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताइए। चलिए, देखिए, बहुत अच्छा, देखिए, सुरेंद्र कुमार गौतम, आकाश, रक्षा शबनम, हाँ, वेरी गुड।
सिंपल है, देखिए निरंजन, वेरी गुड, तीनों बता दिया। तीन वॉल्यूम होता है, ऐसे याद करना है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तीन हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के 30 से 33 कर देना। एमएम का कब से पढ़ाई होगा? एमएम का पढ़ाई नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी को एमएम में बहुत स्ट्रांग बनाए, इसलिए हम क्या करते थे अपने बैच में कि शुरू में 5 मिनट डेली एमएम पूछते थे। लेकिन आप सभी का हम ऐसा अभी नहीं करेंगे, पहले एमएम का क्लास करिए उसके बाद। ठीक है, एमएम का क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 22 and 30 to 33, ओके, ऐसे याद रखना है। आप 30 to 33 ना करके सिर्फ ऐसे याद कर ले, फर्स्ट एडिशन 11, सेकंड एडिशन 22, थर्ड एडिशन 30, ये ज़्यादा करेक्ट हो गया, है ना, सिंपल। अच्छा, 22 समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट एडिशन जो है ना, फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1811 से लेकर के 1821 तक। मेटेरिया मेडिका प्यूरा का जो बुक है ना, वो 3 एडिशन में पब्लिश हुआ। फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, 3 एडिशन में पब्लिश हुआ। एडिशन होता है ना, तो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ 1811 to 1821, ऐसे, यानी बीच में वॉल्यूम भी था। इसमें 6 वॉल्यूम भी है। 1811 में पहला वॉल्यूम, फिर 1816 में दूसरा वॉल्यूम, फिर 1817 में तीसरा वॉल्यूम, फिर 1818 में चौथा वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम वॉल्यूम वाइज करके याद करने की जरूरत नहीं है। ना ही ये भी आपको याद करने की जरूरत है कि फर्स्ट एडिशन कब से लेकर के कब तक पब्लिश हुआ, ये भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद करना है कि कब पब्लिश होना स्टार्ट हो गया। 1811 में पब्लिश हुआ। सेकंड वाला 1822 से लेकर के 1827 तक पब्लिश होता रहा, क्योंकि इसमें भी 6 वॉल्यूम था, 1 2 3 4 5 6। एंड थर्ड वाला 30 to 33 तक पब्लिश होता रहा, क्योंकि इसमें 2 वॉल्यूम था, एक 30 में और दूसरा 33 में पब्लिश हुआ था। तो सिर्फ पहला वाला जो ईयर है ना, ये ज्यादा पूछा जाता है कहीं भी, फर्स्ट वाला ईयर, कि कब पब्लिश हुआ। तो आपको बताना है 1811 से स्टार्ट हो गया पब्लिश होना, सेकंड एडिशन 1822 में, एंड थर्ड एडिशन 30 में। इसीलिए ये याद ऐसे किया गया, 11 22 एंड 30, ये नंबर आपको याद रखना है, मेटेरिया मेडिका प्यूरा की। ओके, तो मैंने याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये बता दिया कि 11 का एक टेबल है ना, ये 30 के जगह पे आप 32 33 याद रख सकते हैं, ये 33 11 का टेबल हो गया। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे। आइए, एफोरिज्म नंबर बताइए। देखिए यहाँ पे है ना, इसको याद रखना है। जिस दिन आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, है ना। जैसे ये देखिए, इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारा चीज स्प्लिट होगा। जब स्प्लिट करते जाएंगे तो धीरे धीरे पूरा एफोरिज्म ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के साथ आप लोग याद भी करते रहिए। आइए, एफोरिज्म 36 में आ जाए। तो अभी तक ये बताया गया था आप लोगों को, अभी तक ये बताया गया था कि डिजीज का क्योर करना है तो आपको मेडिसिन मेडिसिन के थ्रू एक डिजीज प्रोड्यूस करना होगा, जो इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी सुपीरियर होना चाहिए स्ट्रेंथ में। कौन सा डिजीज? आर्टिफिशियल डिजीज आपका कैसा होना चाहिए? सुपीरियर। एंड नेचुरल डिजीज उससे इंफीरियर यानी कमजोर होना चाहिए। साथ में सिमिलर डिजीज होना चाहिए, सिमिलर सिमिलर होना चाहिए। ओके,
तो 36 में देखिए क्या बताया गया। अब यहाँ पे ये केस है 36 में कि जब टू डिसिमिलर डिजीज जब आपस में मिलता है तब क्या होता है। दो डिसिमिलर डिजीज, आपने ये तो समझ लिया कि दो सिमिलर डिजीज जब बॉडी में आता है, सिमिलर, तो स्ट्रॉन्गर वाला वीकर को क्योर कर देता है। ओके। एक स्मॉलर लेस स्ट्रेंथ वाला डिजीज विल बी क्योर्ड बाय मोर स्ट्रेंथ मोर स्ट्रॉन्ग डिजीज। ओके। सुपीरियर एंड सिमिलर डिजीज इसको क्योर कर देता है, इसको क्योर कर देता है। तो अब उन्होंने ये बताया, हैनीमैन ने बताया कि व्हाट हैपेंस। अब यहां से हम लोग लगभग 44 तक यही पढ़ते रहेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट। इस बार सिमिलर नहीं डिसिमिलर का बात किया जाएगा। when two dissimilar disease when two dissimilar disease of equal strength or older be stronger, the new disease will be repelled by old one। याद रखिएगा यहां से, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है कि मान लीजिए एक पेशेंट है, ये एक पेशेंट है, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ही सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। अभी प्रिंसिपल है, लास्ट में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी थ्योरी समझिए। इट इज ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड अ न्यू डिजीज अटैक अगेन, और न्यू डिजीज अटैक अगेन, एक नया डिजीज फिर से आ गया। ये नेचुरल डिजीज ही है, ठीक है। ये भी नेचुरल डिजीज, ये भी नेचुरल डिजीज। तब क्या होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर स्ट्रोंगर होगा या फिर इक्वल स्ट्रेंथ का होगा। इक्वल स्ट्रेंथ का हो या फिर ओल्डर बी स्ट्रोंगर, या फिर ये ओल्डर वाला जो है स्ट्रोंगर है, तब क्या होता है याद रखिए। देन इस केस में क्या होगा, ओल्डर डिजीज विल रिपेल द न्यूअर डिजीज। ओल्डर डिजीज रिपेल द न्यू डिजीज, ओल्डर डिजीज रिपेल्ड द न्यू डिजीज, रिपेल्ड रिपेल्ड द न्यू डिजीज, यानी इस न्यू डिजीज को बॉडी में आने ही नहीं देगा, रिपेल करेगा, इस डिजीज को आने ही नहीं देगा। ओके। ये केस आप सभी लोग समझ गए कि अगर ओल्ड डिजीज न्यू डिजीज से ज्यादा स्ट्रांग है तो न्यू डिजीज को रिपेल करेगा। ओके, ठीक है, आगे देखिए। उसी का एक एग्जांपल समझ लीजिए। क्रोनिक डिजीज आर रिमेन्ड अनक्योर्ड एंड अनअल्टर्ड बाय कॉमन एलोपैथिक ड्रग्स ऑफ नॉट टू वायलेंट कैरेक्टर। यानी मान लीजिए एक पेशेंट है, अच्छा कौन सा, अगेन फिर से बता दें, आपको रिपीट करना है कौन सा, 36 प्रीवियस वाला है ना। फिर से समझा रहे पहले, ये 36 में फिर से आते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, एक ये पेशेंट है, इसके बॉडी में एक डिजीज है शुरू से ही। इसके बॉडी में, ये पेशेंट है, इसके बॉडी में एक डिजीज है, और इसके बॉडी में एक और डिजीज आ रहा है। दोनों नेचुरल ही, ठीक है, कोई मेडिसिन का डिजीज नहीं है जी, ये नेचुरल ही डिजीज है। जैसे मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स है, ऊपर से कोई और कोई एंटीसोरिक वाला डिजीज कोई आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एपिलेप्सी आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एपिलेप्सी का पेशेंट है और ऊपर से इसको चिकन पॉक्स हमला कर रहा है, यानी चिकन पॉक्स इसके बॉडी में आ रहा है। तो क्या होगा, पुराना वाला डिजीज इस डिजीज से लड़ेगा और ये इसको रिपेल कर देगा, इसको बाहर ही कर देगा, बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रोंगर है, क्योंकि ये स्ट्रोंगर है, और दूसरे वाले को बाहर कर देगा। ठीक है, सिंपल सा है इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल है। ओल्डर बीइंग स्ट्रोंगर, ओल्डर बीइंग स्ट्रोंगर, रिपेल, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, रिपेल रिपेल रिपेल, रिपेल द न्यू डिजीज जो कैसा है, बीइंग वीकर।
ओके, अब ठीक है। ओके, दूसरा केस ये होगा, अगला केस 38 में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ओल्डर कमजोर होगा तब क्या होगा। अगर न्यू भी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू वाला, ऐसा भी हो सकता है कि न्यू वाला क्या होगा, स्ट्रांग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 38 में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू वाला स्ट्रांग होगा तब क्या होगा। चलिए, ये 36 में आप लोग समझ गए कि ओल्डर बीइंग स्ट्रोंगर विल रिपेल द न्यू डिजीज विच इज वीकर। ओके, और केस कैसा है, दोनों सिमिलर है कि डिसिमिलर? नहीं 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 नहीं, रिपेल्ड मीन्स सस्पेंड नहीं होता है। रिपेल्ड मीन्स सस्पेंड नहीं होता है, हम बताते हैं, आपको बताएंगे। रिपेल्ड का मतलब हुआ, रिपेल मीन्स, रिपेल मीन्स उसको बॉडी में आने ही नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए 37 को समझिए। 37 आप समझ गए, हाँ, दोनों में, दोनों का कंडीशन क्या है कि दोनों डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं, डिसिमिलर। ओके, 37 में देखिए, 37 में उसी का एक एक आपको फेनोमेना बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पेशेंट है। 36 कोई समझा रहा है आपको और अच्छे से। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, मान लीजिए एक कोई पेशेंट है, ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज, सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। और आप इसको दे रहे हैं मेडिसिन। कैसा मेडिसिन दे रहे हैं जी? कैप्सूल वाला मेडिसिन दे रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन इसको दे रहे हैं, और इसको खिला रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन। क्यों एलोपैथिक लिखा, होम्योपैथिक लिखते तो क्या हो जाता? अगर मैं होम्योपैथिक यहाँ लिख देता तो केस हो जाता सिमिलर वाला, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो सिमिलरिटी के बेसिस पे दिया जाता है, जबकि यहाँ हम लोग केस पढ़ रहे हैं डिसिमिलरिटी का। ये केस है डिसिमिलरिटी का, यानी एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाएगा अगर इस पेशेंट को, यानी एक डिसिमिलर मेडिसिन दिया जा रहा है। डिसिमिलर, एलोपैथिक वाला तो सिमिलर नहीं ना होता है, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी के बेसिस पे दिया जा रहा है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो क्या होगा, ये क्रोनिक डिजीज स्ट्रोंगर है इस एलोपैथिक मेडिसिन के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट टू वायलेंट कैरेक्टर, यानी आप जो एलोपैथिक ड्रग दे रहे हैं ना, वो वीकर है। अगर आप कोई वीकर एलोपैथिक ड्रग देते हैं उसके डिजीज के कंपैरिजन में, वीकर वाला, तो क्या होता है, रिमेन अनक्योर्ड। वो जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाता है, क्रोनिक डिजीज जैसे पहले से है वैसे का वैसे ही। और एलोपैथिक मेडिसिन का कोई एक्शन नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन खाया, कोई एक्शन नहीं, बस खत्म। अब क्रोनिक डिजीज जो पहले था वैसे के वैसे ही। तो क्या हुआ, हुआ ना वही चीज कि ओल्डर डिजीज बीइंग स्ट्रोंगर रिपेल्ड द न्यूअर वीकर डिजीज। समझ गए आप लोग कि नहीं, बताइए। उसी को और समझाया, 36 को ही 37 में समझा दिया आपको। 36 में थ्योरी बताया, 37 में आपको बता दिया कि ऐसा सही में होता भी है। समझा कि नहीं आप लोगों ने, बताइए। स्वर्णो, गौतम, रक्षा, रीता, आकाश, बताइए आप लोग। 37 को समझा? 37 का सिंपल था, ठीक है, ओके। 37 36 के बेसिस पर ही था। अब आ जाइए 38 में। सिंपल, यहाँ देखिए, इस बार क्या है, केस नंबर 2 है ये केस नंबर 2 कहते हैं इसको, केस 2। एंड 36 वाला केस 1 था। टोटल आपको 3 केस पढ़ना है, ये केस 1 है, केस 1, जिसमें ओल्डर कैसा था, ओल्डर स्ट्रांग था, एंड न्यू डिजीज कैसा था, वीक था। और दोनों के दोनों डिसिमिलर। और जबकि केस 2 में क्या है, ओल्डर इस बार वीक रहेगा, एंड न्यू इस बार स्ट्रांग रहेगा। और दोनों सिमिलर की डिसिमिलर, दोनों डिसिमिलर होंगे। ठीक है, केस 2। तो इस बार बता रहा है कि
न्यू डिसिमिलर डिजीज, न्यू डिसिमिलर डिजीज इज स्ट्रोंगर। इस बार जो नया वाला डिजीज है वो स्ट्रोंगर है। इस बार जो नया वाला डिजीज है वो स्ट्रोंगर है देन द ओल्डर वन। देन द ओल्डर वन यानी ओल्ड वाला वीकर है। देन ओल्डर विल बी केप्ट बैक एंड सस्पेंडेड। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो ओल्डर वाला होता है ना, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालता है, यानी उसको रिपेल नहीं करता, इस बार सस्पेंड करेगा। सस्पेंड। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये है पेशेंट, है ना, ये है पेशेंट, बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। इसके बॉडी में एक डिजीज है पहले से, और दूसरा डिजीज फिर से आ गया। दूसरा डिजीज फिर से आ गया। ये डिजीज कैसा है, न्यू। ये डिजीज कैसा है, ओल्ड। पहले से जो था वो ओल्ड है। तो न्यू वाला इस बार स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर है। पिछले बार क्या किया था कि न्यू वाले को रिपेल कर दिया था, लेकिन इस बार न्यू वाला इसको क्या करता है, सप्रेस, सस्पेंड, सॉरी क्या करता है, सस्पेंड। इसको क्या कर दिया, सस्पेंड। अब सस्पेंड का मतलब ये होता है कि जब तक न्यू वाला डिजीज इसके बॉडी में रहेगा तब तक ये चुपचाप रहेगा, कोई सिम्टम नहीं दिखाएगा, एकदम शांत रहेगा, एकदम छुपा हुआ रहेगा इसके बॉडी में। ठीक है, समझ गए। और जैसे ही ये न्यू डिजीज अपना कोर्स कंप्लीट करके बॉडी से बाहर जब निकल जाता है, ये न्यू डिजीज बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है, यानी डिजीज ये अपने आप ठीक हो जाता है, कोर्स कंप्लीट करके चला जाता है। उसके बाद ये डिजीज फिर से अपना रोल प्ले स्टार्ट कर देता है, फिर से अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है। समझ गए ना, सस्पेंड का मतलब क्या होता है, रिपेल का मतलब क्या है। रिपेल मीन्स उसको आने ही नहीं देगा, एंड सस्पेंड मीन्स छुपा हुआ रहेगा। न्यू डिजीज विल सस्पेंड द ओल्डर डिजीज इफ इट इज स्ट्रोंगर। केस क्या है, न्यू वाला स्ट्रोंगर होना चाहिए। यहाँ पर ये, देन द ओल्डर वन, पूरा पढ़िए। न्यू डिसिमिलर डिजीज इज स्ट्रोंगर देन द ओल्डर वन, देन ओल्डर विल बी केप्ट बैक एंड सस्पेंडेड। तो यहाँ पे ओल्ड वाला कैसा रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, एंड सस्पेंडेड रहेगा। अनटिल, कब तक सस्पेंडेड रहेगा, कब तक छुपा हुआ रहेगा, अनटिल द न्यू डिजीज रन्स इट्स कोर्स और क्योर्ड। जब तक कि ये जो न्यू डिजीज है अपना कोर्स कंप्लीट ना कर ले और क्योर ना हो जाए, तब तक ये छुपा हुआ रहेगा। देन द ओल्डर वन रीअपियर्स अनक्योर्ड। उसके बाद क्या होता है, ओल्ड वाला जो छुप गया था, कमजोर था तो छुप गया था, तो अब क्या होगा, रीअपियर, फिर से वापस आएगा। अनक्योर्ड, वो क्योर नहीं हुआ है अभी भी, फिर से वापस आ जाएगा। दस दे नेवर क्योर वन अनदर। इस तरह से वो एक दूसरे को क्योर नहीं करते हैं। यार आउट ऑफ मेनी एग्जांपल्स वन एग्जांपल ऑफ फैनेमन ऑब्जर्वेशन गिवन फॉलो। अब नीचे में एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा कि नहीं, 38 वाला, केस टू वाला सिंपल है। केस वन में ओल्डर स्ट्रोंगर था, केस टू में न्यूअर स्ट्रोंगर है। अब केस टू का यहाँ देखिए क्या समझाया है। अच्छा यहाँ पे देखिए, हैनीमैन ने यहाँ पे समझाया है, देखिए। आई माई सेल्फ सॉ आई माई सेल्फ सॉ अ केस ऑफ मम्प्स। हैनीमैन ने कहा कि मैंने एक मम्प्स का केस देखा है जो तुरंत डिसअपियर हो गया व्हेन द नॉर्थ ही, एक मिनट, क्या है ये, कुछ मिस टाइप हो गया है, टेकन इफेक्ट एंड हैड। हम आपको देख के बताते हैं इफेक्ट कौन सा है, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है। 36 एफोरिज्म है ये। 36 नहीं, 38 है। Immediately disappear when cowpox inoculation had taken effect and nearly attained its height. It was not until the complete termination of the cowpox। 38 ही है ना, 38 ही तो है। देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग है, इसको हम सही कर देंगे, ठीक है, इसको हम सही कर देंगे। अच्छा, 30 क्या लिखा है आपने, 36 में भी क्योर नहीं करेगा एक दूसरे को, हाँ।
36 में भी क्योर नहीं करेगा। जहां डिसिमिलर मेडिसिन हुआ वहां कभी भी एक दूसरे को कोई क्योर नहीं करता है। डिसिमिलर का मतलब नो क्योर, सिंपल, उसमें सोचना ही नहीं है। सिमिलर मीन्स क्योर, स्ट्रॉन्ग वाला क्योर कर देगा। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको आप नहीं पढ़िए, हम आपको ऐसे ही बताते हैं। देखिए, हैनीमैन ने ये बताया, हैनीमैन ने ये बताया कि जहां एक ऐसा जगह था जहां पे मम्प्स, एक केस ऑफ मम्प्स उन्होंने देखा। मम्प्स का केस सॉल्व हो गया काउपॉक्स से। सॉल्व नहीं हुआ, क्योर नहीं हुआ, सस्पेंडेड रह गया। 38 का जो केस है क्या है, सस्पेंड वाला, सस्पेंड वाला। हाँ, इस पे दैट इसको, हाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सा केस है। देखिए, हैनीमैन ने बताया, ये केस उन्होंने देखा मम्प्स का। मम्प्स का केस था जब उन केसेस में काउपॉक्स का जब इनोकुलेशन यानी वैक्सीनेशन लगा, वैक्सीनेशन लगा, तो मॉम्स एंड काउपॉक्स में, काउपॉक्स एक दूसरे का एक दूसरे से डिसिमिलर है, एक दूसरे के साथ दोनों डिसिमिलर डिजीज है। तो काउपॉक्स का वैक्सीनेशन भी एक तरह का डिजीज ही होता है ना। वैक्सीनेशन भी तो बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एंड मम्स भी एक डिजीज है। तो ये डिजीज, इस डिजीज को क्या किया, न्यू डिजीज, इसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। हैनीमैन ने क्या बताया, एक एग्जाम्पल आपको बताया है कि मम्प्स का इफेक्ट तब तक नहीं दिखा जब तक काउपॉक्स के वैक्सीनेशन का इफेक्ट था। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू डिजीज कौन सा है, ये है। ओल्ड डिजीज कौन सा है, ये है। स्ट्रॉन्ग डिजीज कौन सा है, ये है, न्यू वाला। वीक कौन सा है, ये है। सस्पेंड कौन कर रहा है, ये, इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है। and reappeared and ran its regular course of 7 days। यानी ये फिर से रीअपियर होगी। इसको मैं कल सुधार दूंगा, सही से टाइपिंग कर दूंगा। आप बताइए, ये केस आपने समझा कि नहीं, मम्स वाला केस हैनीमैन ने जो बताया, हैनीमैन ने जो मम्स वाला केस बताया वो समझा कि नहीं, यस और नो। 48 वाला। यस, ठीक है, एक और एग्जांपल सुनिए। हैनीमैन ने एक और एग्जांपल बताया है। कैसा एग्जांपल बताया, कि उन्होंने ये देखा, दो बच्चों को देखा, टू चिल्ड्रेन affected by a kind of epilepsy. Two children affected by a kind of epilepsy remained free, remained free यानी एपिलेप्सी का कोई अटैक दिखा ही नहीं। कब, जब इन दोनों चिल्ड्रन पे अटैक आया रिंग वर्म का, रिंग वर्म। बट एज सुन एज द इरप्शन ऑन द हेड वॉज गॉन, यानी जैसे ही रिंग वर्म का कोर्स कंप्लीट हुआ एंड रिंग वर्म वापस क्योर हो गया, रिंग वर्म अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, और इसके बॉडी से रिंग वर्म जब हट गया, तब क्या होगा बताइए। तब क्या होगा उस बॉडी में, उस चिल्ड्रन में क्या होगा बताइए। अगर आप कनेक्ट किए हुए हैं, समझ रहे हैं तो बताइए, अब क्या होगा। रिंग वर्म, हाँ वेरी गुड, एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक अटैक लिखा हुआ है। बट एज सुन एज द eruption ऑन द हेड वाज गॉन, द एपिलेप्सी रिटर्न्ड, द एपिलेप्सी रिटर्न्ड जस्ट एज बिफोर एज टुल्पियस ऑब्जर्व्ड। ठीक है। टुल्पियस एक नाम था वहां के फिजिशियन का जिसने ये ऑब्जर्व किया है। हैनीमैन ने लिखा है और टुल्पियस ने ऑब्जर्व किया था। ये मैं कल फिर यहाँ पे टाइपिंग पूरा कर दूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे, ये हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए, आप लोग नोट बनाते हैं ना, नोटबुक, वैसे ही हम भी नोटबुक बुक बनाते हैं। मेरे टेबल पे एक नोटबुक रखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे एफडी नंबर कौन सा है, ये 38। तो फर्ज नंबर 38 को करेक्शन करना, 38। ठीक है।
आप लोग को भी जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिख लिया कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 49 में आ गए हम लोग। 49 कोई नया केस नहीं है, याद रखिए। 46 एक केस 1 था। 47 में उसके बारे में बताया गया था। 38 उसी तरह से केस 2 है। एंड 39 में इसके बारे में बताया जाएगा। 40 में केस 3 मिलेगा आपको। फिर 41 में उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। देखिए, तो 39 में क्या बताया जा रहा है, 39 में क्या बताया जा रहा है, देखिए। वायलेंट ट्रीटमेंट विथ एलोपैथिक ड्रग्स कैन नॉट क्योर क्रोनिक डिजीज। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है और इसके बॉडी में डिजीज है। अब आप चाहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग, कोई पावरफुल एलोपैथिक ड्रग इसको दे करके हम सही कर दें, इसको क्योर कर दें। तो क्या होगा, एलोपैथिक ड्रग का एक्शन इसके बॉडी में तो आएगा जरूर, क्योंकि आपने वायलेंट दिया है, यानी स्ट्रॉन्ग दिया है। इस बार न्यू वाले को स्ट्रॉन्ग किया है आपने। एलोपैथिक ड्रग स्ट्रॉन्ग है और उसके बॉडी में आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डिजीज ठीक हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि डिजीज डिजीज क्योर हो गया, लेकिन क्योर नहीं हुआ है। क्या हुआ है आप लोग बताइए। होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स बता सकते हैं। जो भी होम्योपैथी नहीं जानता है वो कहेगा कि क्योर हो गया, लेकिन क्योर नहीं हुआ है। क्या हुआ है, बताइए क्या हुआ है। वेरी गुड, सप्रेस नहीं हुआ है, सप्रेस नहीं, सस्पेंड। थोड़ा सा मिस्टेक। सस्पेंड बोलना है, सप्रेस नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। जो लिखा है वही बोलना है, सस्पेंड। चलिए बहुत अच्छा। शिखा क्लास नहीं दिख रही है, शिखा कभी भी। शिखा एंड सरिता, क्यों क्लास में रहिए आप लोग। सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में बताएगा। बट सप्रेस एंड सस्पेंड द क्रोनिक डिजीज एज लॉन्ग एज डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट कांट टेक दोज एलोपैथिक ड्रग्स। ठीक है। यानी ये सस्पेंडेड रहेगा, कब तक सस्पेंडेड रहेगा, जब तक ये एलोपैथिक ड्रग का इफेक्ट खत्म ना हो जाए। है ना। एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इच एक्जैंथेमा बाय परगेटिव्स। ठीक है। इच एक्जैंथेमा का ट्रीटमेंट परगेटिव से किया जाता है। यानी यानी ये एक हाईली एलोपैथिक ड्रग है, हाईली हाई पावर का एलोपैथिक ड्रग है। यूज ऑफ इश्यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में पहले का, ये पहले के जमाने में हैनीमैन हैनीमैन के टाइम में जो होता था वही सब ये बताया जा रहा था आपको, कि यूज ऑफ इश्यूज। इश्यू मतलब अल्सर को ट्रीट करने का एक टेक्निक था। तो चलिए, टाइम यहाँ पे 1 मिनट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए एनाटॉमी का। एनाटॉमी। चलिए आइए नेक्स्ट क्लास में जुड़िए।